अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 22 रेल एनालिसिस 2। तो नेक्स्ट आज हम स्टडी करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन को और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आगे जो है उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उनकी एग्जांपल्स जो है वो हम कुछ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने ये हमारे पास इंटेग्रल है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो साइन की पावर 4t है, कॉस की पावर 5t है, ये हमारे पास इंटेग्रल है, लिमिट्स हैं 0 से π/2। इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि 0 से π/2 हो, साइन की पावर x हो, कॉस की पावर y हो, तो वो किसके इक्वल होता है? 1/2 बीटा ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सेम ये वही चीज़ है ना। अब यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 4 है, तो एक्स की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे y जो है वो 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो क्या हो जाएगा 6/2, क्या हो जाएगा 3। तो ये जो इंटेग्रल है वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसके इक्वल आ गया। अब बीटा और गैमा फंक्शन में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि बीटा ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है गैमा ऑफ एक्स गैमा ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 1/2 वैसे लिख दिया। अब ये बीटा ऑफ 5/2 3 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? गैमा ऑफ 5/2 गैमा ऑफ 3 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ 5/2 प्लस 3, वो हमारे पास 11/2 हो जाएगा। तो आगे जो है गामा की ये वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 ये हमारे पास वैसे है, तो गैमा ऑफ 5/2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी मैंने करवाई हुई है कि गैमा ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, कि गैमा ऑफ एक्स कह लें या गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 कह लें। तो गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्स गैमा ऑफ एक्स। ये इक्वल होता है एक्स गैमा ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करके गैमा जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो गैमा ऑफ 5/2 को पहले कैलकुलेट करेंगे। गैमा ऑफ 5/2 इस प्रॉपर्टी के से क्या हो जाएगा कि एक्स आएगा, मीन्स के इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है 3/2। तो क्या आ जाएगा 3/2। तो ये गैमा ऑफ 5/2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? गैम 3/2 गैमा ऑफ 3/2। तो गैमा ऑफ 5/2 जो है इस प्रॉपर्टी से किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? ये इक्वल आ रहा है 3/2 और गैमा ऑफ 3/2। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने गैमा ऑफ 5/2 को लिख लिया, तो वो इक्वल आ गया 3/2 गैमा ऑफ 3/2। अब ये जो फर्दर गैमा ऑफ 3/2 है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1/2 गैमा ऑफ 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला 3/2 था ये वैसे लिख लिया। अब गैमा ऑफ 3/2 जो है अगेन इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 में से, तो वो क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा गैमा ऑफ 1/2। ठीक है, साथ में हमारे पास गैमा ऑफ 1/2 आ गया। अब गैमा ऑफ 1/2 जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये किसके इक्वल होता है? ये स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है। ये चीज हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होती है। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लें गैमा ऑफ 1/2 की जगह, तो गैमा ऑफ 5/2 किसके इक्वल आ गया? 3/2 1/2 स्क्वायर रूट पाई। तो गैमा ऑफ 5/2 की जगह यही लिखा है 3/2 1/2 स्क्वायर रूट पाई। आगे ये गैमा ऑफ 3 है, ये हमारे पास क्या है? ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि गैमा ऑफ n+1 इक्वल होता है n फैक्टोरियल। तो गैमा ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी जगह ये 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब जो नीचे वाला है उस पर अगेन सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा? 11/2 में से एक सब्ट्रैक्ट किया 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2। 1/2 का गैमा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट पाई। ठीक हो गया। तो अब स्क्वायर रूट पाई से ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, ये इससे कैंसिल हो गया। आगे ये जो एक्सप्रेशन बचती है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है 8/315। तो हमारे पास ये एक इंटेग्रल था
वैसे तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ता, आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करके आपको सिंप्लीफाई करके करना पड़ता, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आपने जस्ट गैमा और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके 2-3 लाइंस में इसका आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया। ये बीटा गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज जो हैं ये काफ़ी यूजफुल हैं कि आप इस तरह के इंटेग्रल्स जो हैं वो डायरेक्ट 2-3 लाइंस में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास इंटेग्रल है, इसको कैलकुलेट करना है। इसमें भी हमारे पास लिमिट्स जो है 0 से π/2 है। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना, ये इसमें इंटेग्रल की लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। अगर 0 से π/2 है ना तो π/2 नहीं है तो आपको पहले π/2 वाली लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे π/2 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसमें हमारे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, और यहाँ पे सिर्फ कॉस की पावर है, साइन वाली पावर नहीं है। तो उसको अगर हम अज्यूम कर लें कि यहाँ पे साइन फंक्शन पड़ा हुआ है, उसकी पावर क्या है, 0 है। साइन की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे साइन की पावर 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 11 है। तो ये उस प्रॉपर्टी से किसके इक्वल हो गया, 1/2 बीटा ऑफ एक्स की 0 है तो 0 + 1/2 क्या आ गया, 1/2, और y क्या 11, 11 + 1/2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो बीटा गैमा वाला जो रिलेशन था वो अप्लाई करेंगे, 1/2 वैसे लिख लिया। ये क्या आ जाएगा, गैमा ऑफ 1/2 गैमा ऑफ 6 डिवाइडेड बाई गैमा ऑफ 1/2 + 6, वो क्या हो जाएगा 13/2। अब गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू आपको पता है √π होती है। गैमा ऑफ 6 जो है, ये 6 नेचुरल नंबर है, तो गैमा ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 - 1 का फैक्टोरियल, वो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। नीचे गैमा ऑफ 13/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 स्क्वायर रूट। गैमा ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, √5। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर बनता है 256 डिवाइडेड बाई 693। तो ये इंटेग्रल था, इसका हमने ये 2-3 लाइन में ये इसका डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लिया, ये आता है। इसको अगर आप किसी और मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर यही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये इंटेग्रल है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास है t⁴ और यहाँ पे है t²। तो इसमें आप देख सकते हैं कि t की पावर जो है वो इवन पावर है, यहाँ भी t की पावर इवन पावर है। तो आपने रियल एनालिसिस 1 में या कहीं भी आपने पढ़ा होगा इवन ऑड फंक्शंस, इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास f(-x) जो है वो किसके इक्वल आ जाए, f(x) के इक्वल आ जाए। f(-x) जो है वो f(x) के इक्वल आ जाए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर f(-x) जो है वो इक्वल आ जाए -f(x), उस फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। तो ये वाला जो है ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में ये होता है कि अगर आपके पास ये इंटेग्रल है -a से a के ऊपर है आपके पास, और फंक्शन जो है वो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, f(x) को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है। तो अगर आपके पास ये जो फंक्शन f है ये इवन फंक्शन हो, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा हो, उस केस में ये जो इंटेग्रल है ये इक्वल होता है 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। तो जो नीचे वाली आपके पास माइनस वाली लिमिट थी उसको आप खत्म कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास इवन फंक्शन हो तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और आड वाले फंक्शन के केस में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 होती है, इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है आड फंक्शन के केस में। जब आपके पास f(-x) इक्वल हो माइनस टाइम्स f(x), और इवन के केस में जब f(-x) इक्वल हो f(x), तो उस केस में ये इंटेग्रल जो है इक्वल होता है 2 टाइम्स, यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ऊपर वो सेम वही लिमिट। तो यहाँ ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर t की जगह -t रिप्लेस करेंगे तो -1 की पावर 4 वो आपके पास 1 हो जाएगा, या -t का स्क्वायर है तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो सेम यही फंक्शन रहेगा ना, आपके पास f(-t) के इक्वल आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या इवन है, तो ये इंटेग्रल जो है उसको हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये लिख सकते हैं। तो ये -1 से 1 लिमिट थी, सेम हमारे पास है ना, ये माइनस एक दूसरे का नेगेटिव है। तो ये इक्वल किसकी आ जाएगा, 2 टाइम्स नीचे 0 लिखेंगे, ऊपर वो सेम वही लिमिट, फंक्शन वही हमारे पास आ गया। तो ये हमने लिख लिया इवन फंक्शन होने की वजह से। तो अब हमारे पास ये इंटेग्रल है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर हम बीटा या गैमा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं।
गैमा फंक्शन में हमारे पास 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है, बीटा फंक्शन में 0 से 1 लिमिट होती है। तो इसके ऊपर हम बीटा फंक्शन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें ये चाहिए कि उसमें क्या होता है, एक हमारे पास होता है एक्स की पावर होता है, और एक हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स की पावर होता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो है टी स्केयर की जगह जो है वो हम एक्स या यू लेके आना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, टी स्केयर को हमने यू पुट कर दिया। तो वैसे भी यहाँ पे टी की पावर 4 है, यहाँ टी स्केयर है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, टी स्केयर को कोई नया वेरिएबल दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू स्केयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस यू हो जाएगा। तो टी स्केयर को जो है वो हमने यू पुट कर दिया है ना। तो जब टी स्केयर को आप यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस यू की पावर 3/2, और यहाँ पे आपके पास क्या है टी की पावर 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यू स्केयर हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपके पास यू स्केयर होगी, यू की पावर 3/2 तो नहीं होगी ना, इसको आप ठीक कर लें। यहाँ पे क्या आएगा यू स्केयर आएगा, है ना, क्योंकि जब आपके पास टी स्केयर जो है वो यू के इक्वल है, तो टी की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, यू स्केयर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना था, उसकी वजह से वो यू की पावर 3/2 बन रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब टी स्केयर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। ठीक हो गया। तो अगर आप दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 2t dt, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के इक्वल आ जाएगा ना, ये इक्वल आ गया डी यू। अब आपने डी टी जो है उसकी जगह क्या पुट करना है, 1/2t डी यू। ठीक है, तो डी टी जो है उसकी जगह आपने पुट करना है 1/2t, 1/2t इंटू डी यू। ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास 1 माइनस टी स्केयर है, ये तो सिंपल 1 माइनस यू बन गया ना, ऊपर 3/2 पावर वैसे है, तो ये चीज़ जो है उससे ये चीज़ बन गई, इसमें तो कोई इशू नहीं था। आगे ये हमारे पास है टी की पावर 4, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू स्केयर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या आ गया, यू स्केयर, टी की पावर 4 के अगेंस्ट हमारे पास क्या आ गया, यू स्केयर आ गया ना। टी की पावर 4 की जगह हमारे पास आ गया यू स्केयर, इस टी की पावर 4 की जगह हमने यू स्केयर आ गया। अब ये हमारे पास 2dt, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से देखें 2dt किसके इक्वल आ रहा है, 1/t du, तो ये इक्वल आ रहा है 1/t du। ठीक है, बाकी वो du ये यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली बन रहा है यू स्केयर ओवर टी, और टी की वैल्यू जो है वो आपने, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल यू है ना, तो आपने टी को यू में पुट करना है थ्रू आउट। तो टी की वैल्यू जो है यहाँ भी हमने यू की फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, प्लस माइनस के रूट यू आ रही है, तो वैसे क्योंकि पॉजिटिव आपके पास डोमेन है तो आपने पॉजिटिव नंबर लिखना है। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, स्केयर रूट यू। ठीक है, तो इस टी की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, यू रिप्लेस करेंगे। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यू स्केयर डिवाइडेड बाई स्केयर रूट यू। हो गया। तो अब ये जो यू स्केयर डिवाइडेड बाई स्केयर रूट यू है, ये इक्वल आ रहा है यू की पावर 3/2, यू की पावर 3/2, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास बन गई, ये जो इंटेग्रल था ये पूरा कन्वर्ट होगी, ये वाला इंटेग्रल बन गया। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई। तो उसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये बीटा फंक्शन है ना, ये हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है x-1, यहाँ पे क्या होता है y-1। x-1 हमारे पास किसके इक्वल है, x-1 हमारे पास है 3/2, और इसी तरह से y-1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो भी 3/2 है। क्योंकि जो बीटा ऑफ एक्स वाई होता है ना हमारे पास, जो बीटा ऑफ एक्स वाई हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, 0 से 1 लिमिट्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है टी की पावर x-1, और यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस टी की पावर y-1। तो टी
जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होता है ना आपके पास, यहाँ पे dt होता है, यहाँ पे u की पावर x माइनस वन, वन माइनस यू की पावर y माइनस x माइनस वन हमारे पास क्या है 3/2। तो यहाँ पे हम क्या, ये किसके इक्वल होता है, ये वाला इंटेग्रल बीटा ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 को उधर ले जाए तो 3/2 + 1 क्या हो जाएगा 5/2। तो बीटा ऑफ एक्स वाई लिखना था, तो बीटा ऑफ ये 5/2 हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू भी 5/2 बन रही है। अब आगे जो है बीटा और गैमा का रिलेशन यूज करेंगे, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, गैमा ऑफ 5/2, गैमा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई गैमा ऑफ 5/2 + 5/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली। आगे गैमा ऑफ 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 1/2, और गैमा ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट पाई। इस तरह से ये भी हमारे पास 3/2 1/2 स्क्वायर रूट पाई। नीचे ये 5 जो है नेचुरल नंबर है, तो गैमा ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 - 1 का फैक्टोरियल वो क्या होगा 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 पाई डिवाइडेड बाई 128, ये आंसर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमने शो करना है कि ये -∞ से इन्फिनिटी e की पावर -x के dx ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, ये हमने शो करना है। अच्छा, ये जो इंटेग्रल है इसको आप किसी भी तरह से आप हाथ से, वैसे जिस तरह से आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये वाला जो आपके पास है ना e की पावर एक्स स्क्वायर हो या e की पावर -x स्क्वायर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कहा जाए कि इसको आप इंटीग्रेट करें e की पावर -x स्क्वायर को, तो आप इसको कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप जो है वो पता ही नहीं है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो सकती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप ये डेफिनेट जो इंटेग्रल है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, अगर e की पावर -x होता वो तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन e की पावर x स्क्वायर हो या -x स्क्वायर हो उसकी हम इंटीग्रेशन नहीं बता सकते। इसी तरह से साइन x की इंटीग्रेशन तो बता सकते हैं, लेकिन साइन ऑफ x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस तरह के इंटेग्रल्स जो हैं वो इनडेफिनेट इंटेग्रल में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेट इंटेग्रल में कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपके पास गिवन हो। तो ये जो इंटेग्रल है ये हमारे पास स्क्वायर रूट पाई के इक्वल बनता है, इसको हम प्रूफ करेंगे ना। तो ये -∞ से इन्फिनिटी था, e की पावर -x के dx था। तो ये जो इंटेग्रल है ऑब्वियसली ये जो e की पावर -x स्क्वायर है ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास फंक्शन जो है इवन फंक्शन हो तो लिमिट्स जो है वो आपके पास -a से a हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये e की पावर -x स्क्वायर जो है ऑब्वियसली इवन फंक्शन है, क्योंकि ये f ऑफ x है, तो x की अगर -x रिप्लेस करें तब भी यही चीज़ रहेगी ना, क्योंकि -x का होल स्क्वायर जो है वो अगेन आपके पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अगेन आपके पास e की पावर -x स्क्वायर बनेगा ना। तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर है, आपके पास इवन पावर है। और लिमिट्स जो है -∞ से a इन्फिनिटी है, मीन्स के -a से a है। इवन फंक्शन होने की वजह से ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी की पावर -x स्क्वायर dx। अब ये जो x स्क्वायर है इसको हमने t पुट कर दिया, तो यहाँ से ये 2x dx dt आ गया, 2x आ गया 1/, जो 2dx है वो इक्वल आ जाएगा 1/x dt। अब जो x है यहाँ से वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट t, तो इसलिए 1/√t dt लिखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 dt। तो ये इंटेग्रल कन्वर्ट होके हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास गैमा फंक्शन है, क्योंकि गैमा फंक्शन क्या होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर x -1 dt। तो यहाँ पे क्या है e की पावर -t t की पावर -1/2 मीन्स कि x -1 जो है वो किसके इक्वल है -1/2। तो x क्या आ जाएगा 1 -1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे x क्या आ रहा है 1/2, तो गैमा ऑफ 1/2 के इक्वल आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप गैमा ऑफ 1/2 कैलकुलेट करें तो वो e की पावर -t t की पावर 1/2 -1 क्या हो जाएगा -1/2, वो यही चीज ही है ना। तो गैमा ऑफ 1/2 के इक्वल आ रहा है, तो गैमा ऑफ 1/2 लिखा। अब गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वो किसके इक्वल होती है स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होती है। प्रूफ हो गया कि ये जो इंटेग्रल है इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट पाई के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इसमें हमने x³ e की पावर -x इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो है ये भी हमारे पास क्या है गैमा फंक्शन है। गैमा फंक्शन में क्या होता है e की पावर -t जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होता है ना, तो यहाँ पे dx है तो इसलिए यहाँ e की पावर -x है।
आगे क्या होता है, टी की पावर x माइनस वन होता है कि जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होता है उसकी पावर कोई होती है, तो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उसी की कुछ पावर है ना, तो उस पावर में हम क्या करते हैं, x ये पावर है ना x माइनस वन, तो हम क्या करते हैं इसमें वन ऐड करें तो ये x हो जाएगा, तो वही हमारे पास गैमा ऑफ x गैमा होता है। तो ये पावर में अगर वन ऐड करें तो थ्री में क्या हो जाएगा, वन फोर हो जाएगा, तो ये चीज किसके इक्वल होगी, गैमा ऑफ फोर। गैमा ऑफ फोर जो है वो हमारे पास बाई डेफिनेशन इसके इक्वल है ना, तो ये गैमा ऑफ फोर के इक्वल आ गया। अब फोर नेचुरल नंबर है तो वो थ्री फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, ये सिक्स आंसर आ गया, जिसमें देखिए हमने जस्ट एक गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके इसका डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको तीन दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती, लिमिट्स अप्लाई पुट करनी पड़ती, फिर आपके पास ये जाके आंसर आता है। ठीक है, लेकिन गैमा फंक्शन का ये फायदा है कि हमने डायरेक्ट एक ही लाइन में इसका आंसर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये इंटेग्रल है एक्स की पावर सिक्स ई की पावर माइनस टू एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम गैमा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि लिमिट्स जो है वो जीरो से इन्फिनिटी है। जो गैमा फंक्शन होता है उसमें हमारे पास लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होती हैं, और ये सिंगल वेरिएबल में होता है ना गैमा फंक्शन। जो बीटा फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स में है, गैमा फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल में। इस पे गैमा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो गैमा फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास है ई की पावर माइनस टी, जो भी इंटीग्रेशन का वेरिएबल है यहाँ पे वो आता है। तो यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस टू एक्स है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हमें माइनस एक्स चाहिए या माइनस टी चाहिए। तो इस टू एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, टी, क्योंकि टू एक्स है एक्स नहीं है, यहाँ पे माइनस टू एक्स है माइनस एक्स नहीं है, हमें माइनस एक्स चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे इस टू एक्स को हमने नया वेरिएबल टी पुट कर दिया। तो चेंज होके ये वाला जो इंटेग्रल है ये इसके इक्वल आ गया। अब ये चीज़ हमारे पास ये आ गई। अब ये देखें वही गैमा फंक्शन से मैच हो रहा है, ई की पावर माइनस टी और टी की पावर सिक्स है, तो इस सिक्स में वन ऐड करें तो वो गैमा ऑफ सेवन के इक्वल आ गया। ये जो है गैमा ऑफ सेवन के इक्वल है, गैमा ऑफ सेवन नेचुरल नंबर है, सिक्स फैक्टोरियल आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे ये 45 डिवाइडेड बाई 8 आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट ये हमने प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एम एन जो है गैमा ऑफ एम गैमा ऑफ एन गैमा ऑफ एम प्लस एन के इक्वल होता है। तो ये जो बीटा और गैमा फंक्शन का रिलेशन मैंने आपको बताया था वही हमने प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है गैमा ऑफ एक्स गैमा ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई, और एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें मैंने एम एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो पहले गैमा ऑफ एम लिख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन गैमा ऑफ एम किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस टी टी की पावर एम माइनस वन डी टी जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, क्योंकि गैमा ऑफ एक्स इक्वल होता है ना ई की पावर माइनस टी टी की पावर एक्स माइनस वन डी टी जीरो से इन्फिनिटी लिमिट्स। एम था तो एक्स की जगह एम लिख लिया ना यहाँ भी। इसमें यह सब्स्टिट्यूशन किया कि टी की जगह एक्स के रिप्लेस कर दिया, तो टी की जगह एक्स के हम पुट करेंगे तो डी टी हमारे पास ये आ जाएगा टू एक्स डी एक्स। तो गैमा ऑफ एम क्या बन जाएगा, डी टी की जगह क्या लिखना है टू एक्स डी एक्स, तो टू एक्स डी एक्स ये हमने लिख लिया डी टी की जगह। तो ये टू एक्स डी एक्स जो है ये हमने किसकी जगह पुट कर लिया, डी टी की जगह। अब जो है ये हमारे पास है टी की पावर एम माइनस वन, तो टी किसके इक्वल है एक्स के, तो इस टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे एक्स के। ठीक है, तो टी की पावर एम माइनस वन इक्वल आ गया एक्स की पावर टू एम माइनस वन, क्योंकि अगर यहाँ पे एम माइनस वन पावर लिखें तो यहाँ भी इस साइड पे भी एम माइनस वन पावर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा टू इंटू एम माइनस वन। ठीक है, तो टी की पावर एम माइनस वन इक्वल आ गया एक्स की पावर टू एम माइनस वन। आगे ये है ई की पावर माइनस टी, तो टी की जगह एक्स के रिप्लेस करना था तो ई की जगह ई की पावर माइनस टी की जगह ई की पावर माइनस एक्स के रहा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये x है जो है इसके साथ ऐड होके ये क्या हो जाएगा टू एम माइनस टू है, और ये वन ऐड करें तो टू एम माइनस टू प्लस वन वो क्या हो जाएगा टू एम माइनस वन। ठीक है, तो x की पावर टू एम माइनस वन। तो गैमा ऑफ m जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन करके हमने गैमा ऑफ m को जो है वो इस तरह से लिख लिया। तो सिमिलरली हम गैमा ऑफ एन को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डमी वेरिएबल है यहाँ पे एम है, अगर एन लिख लें तो ये काम कर सकते हैं ना सेम। तो गैमा ऑफ एन को हम ये यहाँ पे एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने वाई की फॉर्म में लिखा। तो गैमा ऑफ एन के जो है वो हमने सेम यही प्रोसीजर यूज करते हुए इस तरह से लिख लिया। ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया, एक्स की पावर टू एम माइनस वन है, वाई की पावर टू एम माइनस वन लिख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम
लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला था ना प्रोडक्ट गैमा एम गैमा एन, क्योंकि गैमा एम भी हम बना चुके हैं, गैमा एन भी बना चुके हैं, तो अब ये वाला प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करके वो शो कर देंगे, वो इसका और इसका प्रोडक्ट है। तो गैमा ऑफ एम गैमा ऑफ एन का प्रोडक्ट लेंगे, तो गैमा एम गैमा एन का प्रोडक्ट ले लिया, ये जो हमने बनाए थे। तो यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, वो क्या हो जाएगा 4। ये इंटेग्रल वैसे लिख दिया, ये इंटेग्रल भी वैसे लिख दिया। अब ये एक्स वेरिएबल में, ये वाई वेरिएबल में, तो डबल इंटेग्रल ये कंबाइन हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। एक एक्स वेरिएबल में था, एक वाई वेरिएबल में। ये e की पावर माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। एक्स की पावर 2m-1 हो गया, y की पावर 2n-1 हो गया। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने अप्लाई किया, एक्स की जगह आर cos थीटा पुट किया, y की जगह आर sin थीटा पुट किया। तो dx dy हमारे पास, क्योंकि जैकोबियन r बनता है, तो dx by dy हमारे पास क्या हो जाएगा, r dr d थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी एक्स की लिमिट्स थी, वाई की लिमिट्स भी जीरो से इन्फिनिटी थी, तो हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि एक्स भी जीरो से इन्फिनिटी है और वाई भी जीरो से इन्फिनिटी है, एक्स जीरो से इन्फिनिटी है, वाई जीरो से इन्फिनिटी, तो ये वाला क्वाड्रेंट पूरे का पूरा ये वाला बनता है ना। तो यहाँ पे अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेडियस जीरो से इन्फिनिटी है, लेकिन आपके पास एंगल क्या होगा, एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंगल जीरो होता है, यहाँ पे एंगल आपके पास क्या बनता है, पाई/2 बनता है। ठीक है, तो एंगल जो है वो यहाँ पे आपके पास पाई/2 बनेगा, यहाँ पे एंगल आपके पास बनेगा पाई/2। ठीक है, तो आपके पास ये आर थीटा की लिमिट्स भी आ गई, तो इसमें हमने ये सब्स्टिट्यूशन करके पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करके इसको कन्वर्ट कर देंगे आर थीटा में। ठीक हो गया, 4 की जगह 4 लिख लिया। ये थीटा की मैंने आपको बताया, क्योंकि डी आर डी थीटा लिखा, तो लास्ट लिमिट्स किसकी हैं, डी थीटा की। थीटा की लिमिट्स हैं, तो जीरो से पाई/2 मैंने आपको बताया था, वो जीरो से पाई/2 लिखी है। आर की लिमिट्स जो हैं वो जीरो से इन्फिनिटी है। ठीक है, अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करेंगे तो वो आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। आर स्क्र कॉमन ले तो कॉस स्क्र प्लस साइन स्क्र क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आर स्क्र के इक्वल आ गया। तो e की पावर माइनस इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ गया, e की पावर माइनस आर स्क्र। एक्स की पावर 2m-1 क्या हो जाएगा, आर की पावर 2m-1 और कॉस की पावर 2m-1, तो लिख ले आर की पावर 2m-1, कॉस की पावर 2m-1। y की पावर 2n-1 को क्या लिख लेंगे, r की पावर 2n-1 साइन की पावर 2n-1, तो r की पावर 2n-1 साइन की पावर 2n-1। आगे फर्दर जो dx dy लिखा है उसकी जगह क्या आ रहा है, r dr d थीटा, उसकी जगह r dr d थीटा हमने लिखा। तो 4 वैसे आ गया, r की पावर्स को हमने सिंप्लीफाई किया, तो वो आ रहा है 2 इंटू एम प्लस एन माइनस 1, और ये cos साइन वैसे आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसमें ये किया है कि आर वाले इंटेग्रल को सेपरेट कर लिया और थीटा वाले इंटेग्रल को सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, इसके अंदर थीटा नहीं है, इसके अंदर आर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इसके आंसर पे डिपेंड नहीं करता, और इसका आंसर जो है इसके आंसर पे डिपेंड नहीं करता, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है इसको हम अगेन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे गैमा फंक्शन बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास होता है e की पावर माइनस टी और t की पावर समथिंग होता है ना, तो यहाँ पे हम e की पावर माइनस टी, यहाँ पे t बनाना चाह रहे हैं, तो आर स्क्र को हमने t पुट कर दिया, तो यहाँ से आर डी आर आ जाएगा 1/2 dt। तो डी आर क्या आ जाएगा, 1/2 आर डी टी। अब आर की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर रूट टी आ जाएगी, तो इसलिए ये 1/2 स्क्वायर रूट टी डी टी। तो ये जो e की पावर माइनस आर स्क्वायर था, वहां पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी। और ये जो r की पावर r जो था वो हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट टी की इक्वल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये डी आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाई होके आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो ये वाला जो इंटेग्रल था, इसकी जगह हमारे पास ये चीज आ गई, ये 4 इंटू ये वाला जो आपके पास इंटेग्रल था, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वाला इंटेग्रल कन्वर्ट होके ये बन गया 4 इंटू ये वाला इंटेग्रल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करके हमने ये चीज बना ली, ये सब्स्टिट्यूशन की कैलकुलेशन ली। अब ये वाला जो इंटेग्रल है ये क्या है, ये कॉस की पावर है, साइन की पावर है, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, कि अगर आपके पास 0 से पाई/2 हो, कॉस की पावर
कुछ एक्स हो और साइन की पावर वाई हो, ठीक है ना, तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फार्मूला अप्लाई करते हुए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 बीटा ऑफ एम एन, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल आ गई ना, ठीक हो गया। तो ये इसके इक्वल आ गई हमारे पास। तो सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ें आ गई हमारे पास। तो 4 2 से डिवाइड करके ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये कैंसिल होके 4 कैंसिल हो गया, गैमा ऑफ एम प्लस एन बीटा ऑफ एम एन। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था, हमने प्रोडक्ट लिया था गैमा एम। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है गैमा एन, अगर इस वाले को उधर डिवाइड कर दें तो गैमा एम प्रोडक्ट गैमा एन डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ एम प्लस एन, ये चीज़ बन जाएगी किसके इक्वल, बीटा ऑफ एम एन। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी ना, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई, यही करना था।